Hello students of class 10th B. We have finished all the notes of your chapter 7, that is sound. So now I am going to discuss some questions which have been asked in your previous year board examinations. So first question is, name the subjective property of sound related to its frequency. So frequency के direct corresponding कौन होता है? Pitch. So that is your first answer. And light related to its wavelength. So wavelengths के direct correspond में कौन होता है? Velocity of light. Velocity of light. So these are two answers for your question number 1. State the two differences between light wave and sound wave. ये आपको पता है. Two waves of same pitch. So same pitch का मतलब f1 is equals to f2 हो जाएगा. Frequency is same. So f1 upon f2 की वैल्यू 1:1 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड पार्ट है. बोल रहे साउंड एम्पलीट्यूड जो है वो 2:3 में है. सो आपको लाउडनेस का रेशो निकालना है. सो L1 अपॉन L2 जो हमारा होता है वो होता है A1 अपॉन A2 का स्क्वायर. सो विच मीन्स 2/3 मतलब 4/9. सो दिस इज व्हाट यू हैव. सो लाउडनेस का रेशो कितना आएगा? 4:9. A man stands at a distance of 68 मीटर फ्रॉम अ क्लिफ एंड फायर्स अ गन. ओके, ये हमारा एक क्लिफ है, यहाँ से उसने गन फायर करी 68 मीटर से. सो आफ्टर वॉट टाइम ही विल बी हेयरिंग द इको. सो जो टाइम हमारा होगा वो 2D/V होगा. सो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा 0.4 सेकेंड रहेगा. डी हमारा कितना है? 68. 68 का 2 टाइम्स करके वेलोसिटी से डिवाइड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इफ़ अ मैन हैड बीन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 12, विच मीन्स अगर जो वो आदमी 12 डिस्टेंस पे खड़ा होता है तो 2D की वैल्यू 24 हो जाता एंड V की वैल्यू आएगी 340. व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट 0.06. इसके आसपास आपकी वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा था जब वो हमारा 68 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा था तो वो 0.4 सेकेंड के बाद आ रहा था. और इको सुनने के लिए जो टाइम इंटरवल हमारा होना चाहिए 0.1 सेकेंड होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए. सो इस कंडीशन में आपको इको सुनाई पड़ेगी. इस कंडीशन में जो टाइम है हमारा 0.06 वो 0.1 से स्मॉलर है. सो यहाँ पे आपको इको नहीं सुनाई पड़ेगा, क्लियर इको नहीं सुनाई पड़ेगा. सो दिस इज़ योर answers of question number 3rd. Now moving to question number 4th. When acoustic resonance takes place, a loud sound is heard. Why this happens? रेजोनेंस के बारे में देखते हैं. ये आपकी दो वेव्स हैं. इसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 हर्ट्ज़ बोला है, तो ये हमारा 1 सेकेंड में 1 वाइब्रेशन पूरा हो जाएगा. दूसरी वेव मैंने ले लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने 2 हर्ट्ज़ बोला है, तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 वाइब्रेशंस कंप्लीट होंगे, कुछ ऐसे हो रहा होगा. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर जो इन दोनों वेव्स को मैं मतलब एक दूसरे में मिक्स करूँगा तो होगा क्या, या सिंपल रादर इसका मैं और सिंपल कर देता हूँ. यहाँ पे मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रखता हूँ, इसका एम्पलीट्यूड मैंने बोला 5 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी मैंने 1 ही रखी है. सो इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन पूरा होगा? 1. इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका एम्पलीट्यूड 10 है. सो अगर जो इन दोनों वेव्स को मैं मिक्स करूँगा तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड का पीक और ये एम्पलीट्यूड का पीक दोनों हमारे मैच कर जाएंगे, विच मीन्स जो रिजल्टेंट वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज रेजोनेंस. अगर जो दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमारी सेम हो जाए, सो जो एम्पलीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेव का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो एम्पलीट्यूड अगर जो बढ़ेगा तो आप ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड पे क्या डिपेंड करता है? लाउडनेस. लाउडनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. सो इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड 15 हो गया. सो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा लाउडनेस इंक्रीज़ कर जाएगा. सो जब रेजोनेंस होता है सो हमारा जो रिजल्टेंट वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है. ड्यू टू दिस लार्ज लाउडनेस विल अकर. Okay, 3 musical instruments give out notes at the frequencies of listed below. Which one has the highest pitch? So obviously pitch जो आपकी highest होगी वो ट्रम्पेट की होगी, because pitch हमारी directly किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे. Which instrument of the following frequencies does a tuning for resonate? 288 hertz, 314 hertz, 33 hertz and 512. सो इसका जो पॉसिबल रेजोनेंस होगा वो 512 के साथ होगा, बिकॉज ये जो 512 है वो 256 का जस्ट डबल है. सो इस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो सकता है. ओके, नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 5. नेम द टाइप ऑफ वेव विच आर यूज्ड फॉर साउंड रेंजिंग. सो साउंड रेंजिंग के लिए हमारी कौन सी यूज़ होती है? अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ होती हैं. 5th
ए का जो आंसर रहेगा आपका अल्ट्रासोनिक रहेगा। वाई दीज वेव्स आर मैंशनड इन आर नॉट ऑडिबल टू अस, बिकॉज हमारी ऑडिबल रेंज क्या है 20 to 20 किलो हर्ट्स है, एंड इनकी फ्रीक्वेंसी हमारी अबव 20 किलो हर्ट्स होती है। सो दीज वेव्स आर नॉट ऑडिबल टू अस। गिव वन यूज़ ऑफ साउंड रेंजिंग। सो यहाँ पे क्या साउंड रेंजिंग का यूज़ क्या होता है, जो अंडर वाटर बॉडीज़ होती हैं या ऑब्स्टिकल होते हैं उनका पता लगाना। कैन फाइंड आउट द अंडर वाटर बॉडीज़ जो भी हमारी हैं या उनका लोकेशन कहाँ पे है, वो लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए। A man standing 25 meter away from a wall produces a sound and receives the reflected sound. Calculate the time after which he receives the reflected sound. And so I think this question you can solve it. Will the man will be hear the distant echo? Give the reason for your answer. So यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर जो आएगा हमारा 0.14 सेकेंड्स आएगा, और हमें पता है कि जो परसिस्टेंस ऑफ साउंड होता है वो 0.1 सेकेंड होता है। तो इसका मतलब इस केस में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वो इतने टाइम के बाद आ रहा है। सो ये जो हमारा टाइम है वो इस 0.1 सेकेंड परसिस्टेंस टाइम से ज़्यादा है। तो इसमें इट मीन्स वी विल हियर अ क्लियर इको, और द मैन विल हियर अ क्लियर इको। रीज़न इसका यही होगा कि ये जो टाइम है हमारा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक टाइम होता है, या कहें कि 0.1 सेकेंड के बाद हमारा आ रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्टेड साउंड आएगा, तो वी विल बी एबल टू हियर द इको। नाउ विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड विल चेंज इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन एम्पलीट्यूड। अगर जो एम्पलीट्यूड में चेंज हो रहा है तो क्या हमारा चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगा या बोलें लाउडनेस चेंज होगा। एंड वेव फॉर्म चेंज हो रहा है, तो वेव फॉर्म का मतलब ये होता है, सपोज एक हमारा वेव फॉर्म ऐसे था कुछ, ठीक है ना। नाउ दिस इज़ योर वेव फॉर्म, और अभी मैं इसको टाइम यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सपोज़ यहाँ पे 1 था। सो वेव फॉर्म चेंज होने का मतलब इट कैन बी इन द टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पे हमारा 1 सेकेंड आ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने वाइब्रेशंस हो गए हैं, 3। यहाँ पे कितने वाइब्रेशंस थे, 2। 1 वाइब्रेशन, 2 वाइब्रेशन, एंड दिस इज़ योर 3rd वाइब्रेशन। सो यहाँ पे मतलब फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई एंड हो सकता है कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब व्हेन वी टॉक अबाउट द चेंज इन द वेव फॉर्म, सो बोथ कैन चेंज, साउंड एज वेल एज, सॉरी, loudness as well as pitch of the sound. Now name one factor which affects the frequency of sound emitted due to vibrations in the air column. So इस पे ये जो हमारा होता है लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है एयर की, बट जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो हमारा लेंथ ऑफ एयर कॉलम रहता है। मतलब ये है, सपोज़ ये हमने इतना बड़ा सा एक कोई लिया हुआ है, इसमें पूरा हमारा एयर फिल्ड होगा, एंड यहाँ पे हम ट्यूनिंग फॉर्क से, ट्यूनिंग फॉर्क हमारा एक मतलब फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करने का डिवाइस होता है। सो ट्यूनिंग फॉर्क से अगर जो यहाँ पे वाइब्रेशंस करेंगे, तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हमारा लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होगा। मतलब अगर जो इसकी लेंथ, सपोज़ इसकी मतलब अभी तो हमारी ये पूरी की पूरी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, सपोज़ 10 सेंटीमीटर है। सो अगर जो मैं नीचे तक वाटर भर दूँ, तो अब हमारा एयर कॉलम की लेंथ यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा, बिकॉज नीचे तो हमारा वाटर है, तो लेंथ कितनी रह जाएगी, 6 सेंटीमीटर और समथिंग, तो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो ये बेसिकली मतलब है कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम का मतलब है कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, एंड जैसे हमारा लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज होता है वैसे ही हमारा जो